नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट। बीजेपी का विजय प्लान और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जी हां, बीजेपी अब अपना विजय प्लान बना रही है। इस विजय प्लान के जरिए युवाओं को साधने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी आज से एक मतदान 20 नौजवान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। युवाओं को साधने की बीजेपी की अब कवायद है। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। आज से भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक मतदान 20 नौजवान अभियान शुरू होगा। बीजेपी प्रदेश दफ्तर से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर युवा मोर्चा के 20 प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैनात होंगे। कोरोना काल में सेवा कार्य करने वाले युवाओं का सम्मान भी इस दौरान किया जाएगा। 3068 बूथों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा। युवाओं को साधने की अब बीजेपी की कवायद शुरू हो गई है। एक बड़ा प्लान यहां पर बीजेपी ने तैयार किया है और एक बूथ में 20 नौजवानों की तैनाती होगी। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस अब युवाओं पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे जातिगत समीकरण बनाना हो या फिर हर वर्ग को साधने की। अब बीजेपी का फोकस युवाओं पर भी नजर आ रहा है। महिलाओं को लेकर भी बीजेपी कई अभियान चला चुकी है। कई अभियान के तहत जिम्मेदारियां सौंप चुकी है। एक बड़ी जिम्मेदारी अब युवाओं को सौंपी जा रही है। और आइए अब सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान लाइव जुड़ गए। आमिर, बीजेपी अब युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके पहले भी कई योजनाएं, कई अभियान बीजेपी युवाओं को लेकर, यूथ को लेकर चला चुकी है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज से अपना विजय प्लान शुरू करने जा रहा है। एक मतदान 20 नौजवान, किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत होगी और कैसे इस अभियान का फायदा बीजेपी उठा सकती है? देखिए, बीजेपी इस उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और चरणबद्ध कार्यक्रम करके इस पूरे चुनाव अभियान को चला रही है। अलग अलग समय पर कैलेंडर जारी किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों को लेकर पहले रूपरेखा तैयार की गई और उसके बाद अब जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को देखा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा, जब नवरात्रि में चाहे कन्या पूजन की बात की जाए, चाहे वो दशहरे पर्व पर विजय पताका फहराने की बात की जाए, और उसके बाद में पूरे वाल्मीकि जयंती मनाई गई और उसके बाद में जनसंघ का स्थापना दिवस मनाया गया। महिलाओं को लेकर भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए महिला मोर्चे की ओर से। तो अब बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जहां से मतदान होगा वहीं से इसकी पूरी शुरुआत होगी। यानी एक मतदान 20 जवान की ये पूरी रूपरेखा बनाई गई है। यानी एक बूथ 20 यूथ, ये एक थीम रखी गई है। इसके आधार पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैनात होंगे। जब एक पोलिंग बूथ पर 20 कार्यकर्ता होंगे तो जाहिर है कि वहां के वोटर से चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को उनको बताया जाएगा और किस तरह से बीजेपी की ओर में माहौल बनाया जाए, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवाई जाए, लोगों को किस तरह से सरकार के बातें बताई जाए कि क्या कुछ योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं, ये सब बताया जाएगा। ये जो यूथ है वो यूथ में पहुंचेगा, युवाओं के बीच में चर्चा करेगा और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके बारे में बताया जाएगा। तो जाहिर है, जब युवा से चर्चा करेगा तो कई तरह की बातें सामने आएंगी और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जरूर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने की अपील करेंगे। वैसे ही अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। घर घर दीपक जलाओ अभियान भी इसके बाद में शुरू होगा। तो इस बीजेपी पूरी चरणबद्ध तैयारी के साथ में चुनावी मैदान में है, क्योंकि ये 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसको दोनों ही पार्टी सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही हैं। और यह भी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम दमोह उपचुनाव की तर्ज पर लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दमोह में हमने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीता था, मतलब पेज पन्ना प्रभारियों को तैनात किया गया था, वैसे ही संगठन में तो कांग्रेस ने कसावट की। कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग रणनीति दिख रही है, लेकिन बीजेपी जो है चरणबद्ध कार्यक्रम की रणनीति बनाकर मैदान में उतरी। हमने देखा, इससे पहले कार्यक्रम अपना जारी किया, बाद में कार्यक्रम जिस तरह से सेकेंड चरण का जारी हुआ, इसमें देखा वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम 21 अक्टूबर को मनाया गया। 22 अक्टूबर को हमने देखा कि
पूरे प्रदेश भर में जनसंघ का स्थापना दिवस मनाया गया, यानी दिए से लेकर कमल तक का जो सफर था उसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूथ स्तर पर जो है वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया गया, यानी बूथ लेवल पर बीजेपी ने पूरी मजबूती के साथ तैयारी की है और यही माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां इस उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में हो और जीत के दम भर रही हैं। तो वैसे ही आज से जो अभियान भाजयुमो का शुरू होगा, एक बूथ 20 यूथ, यानी एक मतदान पर 20 नौजवान को तैनात करने का ये बड़ा लक्ष्य है और आज इसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल आमिर, बने रहिएगा, आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार मेहमानों से रूबरू हमारे दर्शकों का करा देती हूं। राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार जी राजपाल जी, बीजेपी एक नया अभियान आज से शुरू करने जा रही है। बीजेपी दफ्तर से इसका आगाज होगा। एक मतदान 20 नौजवान, किस तरीके से काम करेगा ये अभियान? देखिए, हमारी व्यवस्था बनी हुई है प्रत्येक मतदान केंद्र पे, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे छोटी इकाई माना है जी। वहां पर हमारा शुरू से ही एक स्थानीय समिति, मतदान केंद्र समिति के नाम से एक गठन है। मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल का अपने देश में, तो बीजेपी के अलावा, मतदान केंद्र इकाई पे स्थायी समिति का गठन नहीं है। उसी समिति के सदस्यों को पेज प्रभारी और अन्य स्थानों पर दायित्व दे रखे हैं। चुनाव के समय में वो समिति और सक्रियता से काम करे, इस उद्देश्य से इस प्रकार का सम्मेलन, एक मतदान केंद्र पे 20 जवान, ऐसा करके करने का काम हमारा युवा साथी पार्टी के कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि नए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोग हैं, जो नए मतदाता बनते हैं, जिन्हें हम नव मतदाता कहते हैं जी। उन लोगों के लिए भी पार्टी से जुड़ाव का एक ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है जी। जिसको कि हम इन दिनों कर रहे हैं। तो राजपाल जी, विशेष तरीके से क्या प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा युवाओं को? मतदान केंद्र पर किस प्रकार से काम करना, कैसे मतदाताओं के बीच में जाना जी। किस प्रकार से पार्टी की रीति नीतियों को मतदाताओं को बताना, ये सारी चीजें इसमें प्रशिक्षित की जाएगी। विचारधारा के बारे में बताने का काम उन लोगों को किया जाएगा। सामान्यतः ये लोग ये सब काम करवाते हैं और करते हैं। चलिए, आनंद तारण, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार। नमस्कार आनंद जी, बीजेपी मास्टर स्ट्रोक चल रही है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए युवाओं को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक मतदान 20 नौजवान अभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। कांग्रेस की युवाओं को लेकर क्या तैयारी? कांग्रेस तो युवाओं के साथ आज से नहीं, शुरू से है और रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को कैसे रिझाएगी? चारों तरफ बेरोजगारी है, अराजकता का माहौल है, किस तरह से करेगी ये तो समझते पड़े। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जनता के सामने जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं किस तरह से नौजवानों को लूटा जा रहा है। नौजवानों को जो वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को हम प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, कहाँ है वो? किस तरह से लुभाया गया? तो क्या नौजवान उनसे जुड़ेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी से? क्या वो अराजक माहौल में जाएंगे? क्या उन्हें अपने परिवार की, उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है? ये सब चीजें कांग्रेस के कार्यकर्ता बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति को भी उत्थान के लिए चुना है, उसके उत्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और उसको देश की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल तोड़ फोड़ की राजनीति में लगी रहती है। अरे भाई, अगर जब वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो क्यों नहीं बोलते? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते? आदरणीय शाह साहब, ये बोलना चाहिए। तो निश्चित रूप से युवा उनसे जुड़ेंगे। ये बातों को भूलकर हम आज उन्हें सांप्रदायिकता में लपेटे, उनके भविष्य को चौपट करें, ये कांग्रेस ने नहीं सिखाया। और कांग्रेस केवल उत्थान की बात करती है। कांग्रेस हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है। कांग्रेस हमेशा सबको साथ रखने की बात करती है। यही सब उपदेश हमारे युवक कांग्रेस के साथी, NSUI के साथी युवाओं को देंगे और जनता को देंगे। और जनता के बीच में कांग्रेस की जो गतिविधि है, कांग्रेस का जो समर्पण है, कांग्रेस का जो आजादी से लेकर अभी तक का इतिहास है, वो सब बताएंगे। राजपाल जी, एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से वादा तो किया और कहा भी नौकरी के लिए, लेकिन इसको लेकर भी एक बार और कांग्रेस मुद्दा बना रही है। बेरोजगारी को लेकर फिर सवाल उठा रही है कि युवाओं को साधने की कवायद तो की जा रही है, लेकिन रोजगार कहाँ है? नहीं, बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपकी। रोजगार की अभी आवश्यकता देश में और भी है, पर सरकार अपने संसाधनों के आधार पर जितने रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर पा रही है वो हम कर रहे हैं।
हम वादा खिलाफी नहीं कर रहे, हम कांग्रेस जैसा काम नहीं कर रहे। कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है इस बात को उठाने का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में आई थी, उन्होंने एक वचन पत्र निकाला था और उस वचन पत्र में ये तथ्य दिए थे कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश का एक भी बेरोजगार हाथ खड़ा करके ये बात बोल सकता है कि मुझे कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये वादा खिलाफी कांग्रेस ने की। हमने युवाओं को इस प्रकार से छलने का काम नहीं किया, हमने कोई उनको झूठे सपने नहीं दिखाए। हाँ, हम उनके लिए बेहतर से बेहतर क्या संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, रोजगार के सेक्टर, कौशल प्रबंधन, जिनके तहत युवाओं को हम स्वरोजगार और रोजगार पैदा करने की संबंधी नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं और उसके अनुसार मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आनंद जी, जिस तरीके से भी आपने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर रोजगार कहाँ पर है, वादा खिलाफी की गई है, लेकिन आप पर भी यहाँ पर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो वचन पत्र में था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन युवाओं तक पहुंचा नहीं। कांग्रेस सत्ता में आई थी तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 55 लाख का वायदा था। सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तक की घबरा गई और उन्होंने कवायद की और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। तो क्या कारण? कर्ज माफी को लेकर भी सवाल उठे हैं आनंद जी, कर्ज माफी को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। सुनिए, तो जब 5 लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात मत करिए, पार्टी की बात करिए। अभी कमलनाथ जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। कमलनाथ जी का स्तर तो बहुत ऊपर है, केंद्रीय मंत्री रहे कई सालों से, 40 सालों से उनका राजनीतिक उनका रहा, लेकिन जो उन्होंने चालू किया मध्य प्रदेश की विकास की बागडोर अपने हाथ में ली और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा घबरा गया और घबरा कर और कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। क्या आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, क्या आवश्यकता थी कि वो 5 साल विपक्ष में नहीं रह सकती? क्या कारण था कि उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार नहीं था? आज जनता के बीच में आए तो विकास की बात क्यों नहीं करते? और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दें। अरे भाई, जनादेश आपके पास है, आज सरकार में आप बैठे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा दे, सलाम आने चाहिए इन लोगों को। इनका जवाबदेही जनता के लिए, इनकी जवाबदेही ये नहीं, इनकी जवाबदेही ये नहीं है कि हम जनता के साथ क्या कर रहे हैं। अरे भाई, आपको कांग्रेस से क्या लेना देना? आप तो विकास की बात करिए, विकास से तो भग रहे हो आप और केवल आरोप और आरोप और आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। विकास के मुद्दे तो आनंद जी दोनों ही पार्टियों से छूट रहे हैं ना। हम तो कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। ये तो जनता कह रही है कि यहाँ पर सिर्फ अभी भी वंशवाद वाली राजनीति चल रही है या फिर इधर दल बदल वाली राजनीति चल रही है। विकास के मुद्दे तो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, कहाँ छूट रही है? कांग्रेस ने विकास की बात करी ना, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके विकास की धारा तो भाई थी कि लोग पैसा रोटेशन में आएगा, किसान प्रसन्न होंगे, रोड बाजार में जाएंगे, बाजार बढ़ेगा तो विकास होगा। जो प्राइवेट सेक्टर की ये बातें कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, इन्होंने तो सरकारी सेक्टर में नौकरी की बात की थी कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। आज तो ये हालात है कि लोगों की नौकरियां जा रही। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण? कहाँ है? इनको केवल और केवल तोड़फोड़ में मजा आता है। ये केवल और केवल देश की आजादी में मुखबरी की वकालत करती थी, वो विचारधारा है। ये शर्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जब राष्ट्रवाद की आप बात करते हो तो बोलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई क्यों नहीं बोलते? बोल दीजिए, क्यों नहीं बोलते? अमित शाह ये बोले तो निश्चित रूप से देश विकास की नई धारा में बहेगा, नई धारा को सूत्रपात करेगा। इन चीजों से ये दूर भग रहे हैं और केवल देश में तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, सिखों को लड़ा रहे हैं। अरे आज सिखों पर अगर अत्याचार हो रहा है विदेश में, आपकी विदेश नीति की आप बहुत तारीफ करते हो, विदेश में अगर सिखों पर आज अत्याचार हो रहा है, उनको बोला कि आप या तो देश छोड़ दो या मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लो। क्यों नहीं सरकार? आज ये तो हिंदूवादी सरकार है, क्यों नहीं आगे बढ़ती? हम अफगानिस्तान में जाए, वहां पर उनकी रक्षा करें। बताओ उनका किस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को लड़ाती है और आपस में भेद करती है, पिछड़े अगड़ों को लड़ाती है, छोटे लोगों को बड़े लोगों से लड़ाती है। किस तरह का? केवल और केवल इनको सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। केवल और केवल हिंदुओं की मानसिकता के साथ बलात्कार करते हैं, केवल और केवल हिंदुओं की लाशों पर व्यापार करते सत्ता के शिखर पर पहुंचना जाए। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया मैं राजपाल जी से लूंगी, लेकिन इसके पहले हमारे साथ देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, आपका स्वागत है IND 24 में। सर, आवाज हमारी पहुंच पा रही है आप? जी आ रही। जी,
सर, जिस तरीके से देखा जाए अभी दोनों ही पार्टियां उपचुनाव के प्रचार प्रसार में किस तरीके से तल्लीन है बखूबी सबको नजर आ रहा है। अब लेकिन बीजेपी ने खास यहाँ पर फोकस युवाओं पर भी करना शुरू कर दिया है। अभियान की शुरुआत करने जा रही है, एक मतदान 20 नौजवान। असर होगा युवाओं के बीच में? देखिए, आज से नहीं है, हमेशा एक राजनीतिक दल एक बूथ 5 यूथ पे 10 यूथ अब 20 यूथ पर आ गए हैं। बात ये समझना पड़ेगी किसी भी दल को कि मैनेजमेंट को माहौल से आप कितना मुकाबला करोगे। इसीलिए हमेशा सही कार्य वादा जो करें चुनाव में वो करने की बात की जाती है, जिससे आपका हमेशा एक माहौल बना रहे और जब भी चुनाव हो और आप वोट लो और चुनाव जीतो। लेकिन अब मैनेजमेंट का युग है, आज हर जगह मैनेजमेंट की बात होती है, तो उसका असर राजनीतिक दलों में भी आया है। अब तो क्या, पहले पेज प्रभारी थे, फिर आधा पन्ना प्रभारी हो गए और अब तो समिति भी बना दी है। एक पेज पर समिति बना दी, जितने वोटर उतने की समिति बनाने की बात हो रही है। तो ये सब है इसलिए कि राजनीतिक दलों को अब वो जनता पे वैसा भरोसा नहीं रहा और जनता को राजनीतिक दलों पर नहीं। धीरे धीरे करके जो भी दल सत्ता में आए वो अपनी वैसी साख नहीं बना पाए। कंपैरेटिवली एक दूसरे से ज्यादा हो सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई किसी मुद्दे पे कोई किसी मुद्दे पे, लेकिन स्थायी इमेज नहीं बना पाए। और आज मैनेजमेंट का दौर है, तो ये युवाओं की जो किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। अन्यथा राजनीतिक दल कभी आत्मचिंतन करें या सोचें कि कई बार जनता ने किन्नर को जिताया, जिसका ना एक कार्यकर्ता, ना कोई बूथ पे खड़ा रहने वाला आदमी, ना पोलिंग एजेंट, लेकिन किन्नर जीते। सागर महापौर जीता था कि जमानत जब्त होते होते भाजपा की बची थी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। किन्नर विधायक भी जीते, जिनका कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई बूथ पर एजेंट नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। तो आप उसको राजनीतिक दलों को, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट तो खैर ठीक है, आज की व्यवस्था है, आप करिए, लेकिन संदेश ऐसा बनाए रखिए कि जनता की साख आपकी बनी रहे। आप वादा खिलाफी ना करें, लोगों की समस्याओं को वैसे ही समझे जैसे आप अपनी समस्या को समझते हो। आज वोट बड़ी समस्या हो गई देश में, चुनाव जीतना बड़ी समस्या हो गई है, तो आप उसके लिए कितना प्रयास करते हैं। आप देखें दोनों दलों के नेता इस समय सब भूलकर, सब दुनियादारी के कष्ट और सुख दुख भूलकर उन 4 क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आपकी समस्या है, आपको अपना एक पार्टी को अपना संदेश 2023 के लिए कांग्रेस को बनाए रखना और बीजेपी को सत्ता का संदेश बनाए रखना। लेकिन जैसी आपकी समस्या और जैसे आप प्रयास कर रहे हो, यदि ऐसे ही दिल से आप प्रयास जनता की समस्याओं के लिए करें कि उसकी समस्याएं हैं, कोई भी दल हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह की मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता स्वतः घर से निकलकर वोट डालने जाएगी और आपके लिए चुनाव जिताएगी। तो यही सब होना चाहिए कि जनता जिस विश्वास आस्था के साथ एक एक वोट करके आपको लाखों वोटों से, हजारों वोटों से चुनाव जिताती, तो आप उसकी भावनाओं की कद्र करें। सत्ता में आने के बाद कोई भी दल जब तक वादा खिलाफी करेगा, यही हालत होगी। एक समय था कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हो जाती थी कि कांग्रेस का टिकट मिल गया, जीत तय हो गई। अभी पिछले 1.5 दशक में भाजपा का ऐसा चला कि उनने पार्षद को भी लोकसभा का टिकट दे दिया, तो वो भी लाखों वोटों से जीत रहा था। अभी भाजपा का टिकट यानी जीते। और अब ऐसा कष्ट क्या है? अब ऐसा क्यों कि भाजपा के जो गढ़ हैं वहां भी उसको चुनौती मिल रही है। दमोह जहां लगातार भाजपा जीत रही थी, वहां कांग्रेस जीती। अभी रहेगांव जहां भाजपा के लगातार बागरी जीत रहे थे, वहां भी चुनौती है। खंडवा में जहां नंद कुमार चौहान जीत रहे थे, वहां भी चुनौती है। तो ऐसा क्या है? और कांग्रेस क्यों भूल जाती कि देश को आजाद कराया और आज समस्याओं से आजादी नहीं दिला पाई, इसी कारण उसकी ये दशा हो गई। तो दोनों ही दलों को सोचना चाहिए कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। इस भावना को ध्यान में रखकर और लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए आपको इतना पावर मिलता है, इतनी शक्ति मिलती है, आपको इतना रुतबा मिलता है, तो आप कम से कम उस गरीब और आम आदमी की समस्याओं को सोचें कि उसके हल करें। बहुत छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैंने देखा है कई बार आम आदमी अपना भूखा प्यासा दर दर भटकता रहता है, 10-10, 20-20 चक्कर, 100-100 चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी समस्या नहीं होती। किसी का करो
छोटे छोटे केस होते हैं जमीनों के किसी के। बिल्कुल ठीक है सर, सहमत हूँ आपकी बात से। मैनेजमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं और स्ट्रांग होने की जरूरत है ताकि यहाँ पर मॉनिटरिंग भी हो और जनता की समस्याओं को निजात भी मिली। दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं इसका लाभ होना होगा। सर आपसे और प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन राजपाल सिंह जी से प्रतिक्रिया पहले लेना चाहूंगी। राजपाल जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस ने आप पर कई सवाल उठाए थे, नीतियों पर सवाल उठाए थे, क्या जवाब देंगे आनंद जी के आरोपों का? आनंद जी के आरोप जो है जी वो कांग्रेस की सुई सिर्फ एक जगह जाके अटक जाती है, और वो जगह क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कांग्रेस सिर्फ नारे में है। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो फिर 84 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी जब नहीं रही थी तो ये कमलनाथ जी महाशय क्या कर रहे थे 84 के सिख दंगों में? क्या भूमिका थी इनकी? मैं प्रश्न पूछता हूं इनसे कि आप सिर्फ बोलोगे कि अपने यथार्थ में बताने का काम भी करोगे? यथार्थ में तो आपने क्या कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया में निहत्ते निर्मम हमारे सिख बंधुओं की हत्या करने का आरोप भी तो कांग्रेस पे जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी पे इस प्रकार का कोई आरोप है? नहीं है। क्या इस प्रकार की कोई चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी ने देश में आज तक लगी है? नहीं लगी है। हम ऐसा नारा नहीं देते, हम यथार्थ में करते हैं। सबका साथ सबका विकास ये करते हैं मोदी जी। और सबके साथ में जब प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि आवास किसको मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है कि मुस्लिम को मिल रहा है, सबको मिलता है। जब किसान सम्मान निधि की राशि जब किसान के खाते में डलती है तो उसकी जात या धर्म पूछ के नहीं डलती है, सबके खाते में डलती है। तो माननीय मोदी जी ने जिस देश को एक नया विजन दिया है, न्यू इंडिया का विजन दिया, और वो विजन ये है कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस बात के लिए प्रयास, भारत माता की जय जयकार हो, इस बात के लिए सब मिलकर जब प्रयास करेंगे तो भारत माता का वैभव पुनः शिखर पर पहुंचेगा। ठीक है, एक प्रतिक्रिया आनंद जी की भी। समय हमारे पास सीमित है। आनंद जी, बीजेपी का कहना है कि बीजेपी जात धर्म की बात नहीं करती, बात करती है सबके साथ की, सबके विकास की। कौन सा विकास कर दिया? क्या विकास कर दिया है? अरे भाई कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है काला धन? पहले ये बताओ, कहाँ है वो पेट्रोल और डीजल 35 रुपए और 30 रुपए जो वायदे किए थे चुनाव के पहले? तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं? आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, पूरे देश में अराजकता का माहौल, महंगाई चरम सीमा पे, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश की राजधानी जहां हम बैठे उसके चारों तरफ के रोडों पे आप चले जाओ, लूटमार हो रही है। तो किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? केवल और केवल बातों की लफाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। विकास इनसे कोसों दूर है। इन्हें केवल और केवल विनाश से मतलब है, इन्हें केवल और केवल सत्ता के सुख से मतलब है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। बातों का जमा कर दें, भाषण बहुत दे देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन लगा देंगे, लेकिन जब जमीन पे हम जाके खड़े होंगे तो सब नदारत मिलेगा, सब साफ मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी की। देवदत्त जी, जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दा उठा विकास को लेकर, आपने भी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या और कमी लगती है? इस कमी को कैसे पूरा करना चाहिए? क्योंकि एक समय था जहाँ पर बीजेपी की बात करें तो युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, और कांग्रेस की बात करें तो एक समय था जब कांग्रेस ने भी यूथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों जगह ही कुछ खाली सी नजर आती हैं। ये बिल्कुल मामला वैसा ही है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो जीतने के लिए कोई भी वादे करेंगे कि हमें वोट चाहिए चुनाव जीतना, असंभव को भी संभव, आसमान के तारे तोड़ने की बात करेंगे। लेकिन व्यवहारिक धरातल में भी सोचना चाहिए कि कितनी दिक्कतें हैं, जनसंख्या देश की इतनी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चौतरफा देश समस्याओं से जूझ रहा है, कोरोना महामारी, सब कुछ। तो वादे वही करना चाहिए। मेरा मतलब यही है कि जो आप पूरे कर सको। और अब एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि 72 सालों में लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया है, और अब वो हर दिन मूल्यांकन करता है। अब ये नहीं रहा कि आप चुनाव के समय जो सभाएं करेंगे, ये करेंगे, तब वो निर्णय लेगा। वो एक एक दिन का, आपकी एक बात का, एक एक कर्म का मूल्यांकन करता है। और आज हर मतदाता की पहुंच पर सूचनाएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल सेट है, एंड्रॉइड फोन है, एक एक घर में 10-10 मोबाइल भी हैं, तो उसको तमाम सूचनाएं सब मिलती हैं और वो मूल्यांकन करता रहता है। अब तो केवल
अभी और कुछ थोड़े बहुत मतदाता बचे हैं जो किसी प्रभाव में जाति के, धर्म के या प्रलोभन में किसी प्रकार के थोड़े बहुत आ जाते होंगे, लेकिन अधिकांश मतदाता अब जागरूक हो चुका है। तो कुछ दिनों की बात और है, राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे। जैसे अभी मैनेजमेंट करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे ही राजनीतिक दल अपने को ठीक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो सही और एकदम पारदर्शी रहेगा, छल कपट पाखंड से दूर रहेगा, कर्म करेगा, दया करुणा प्रेम सत्य के भाव रखेगा, वही देश पर अब राज करेगा। अब धीरे धीरे ये बहुत अच्छा होता जा रहा है कि आदमी समझदार होता जा रहा है, मतदाता जागरूक होता जा रहा है और मूल्यांकन के आधार पर ही वोट करेगा। बिल्कुल सर, सहमत हूं आपकी बात से कि अब यहाँ पर मतदाताओं को जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी किस तरीके से विकास का काम कर रही है, कैसे जनता के मुद्दों को उठा रही है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी अभियान की शुरुआत करने जा रही है, विजय प्लान यहाँ पर युवाओं को लेकर तैयार किया है, युवाओं को साधने की कोशिश रहेगी। कांग्रेस जहां पर युवाओं के माध्यम से सरकार की खामियां गिनाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी एक मतदान 20 नौजवान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आज से ही इस अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, युवाओं का साथ किसको मिलता है, कहां पर विकास नजर आता है। इसी के साथ ही IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।